ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर की, जहाँ एक बहुत आम सा परिवार रहता था। शमशेर साहब, जो शहर के एक छोटे से डाकखाने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियाँ छाँटने का काम करते थे। उनकी एक ही दुनिया थी, उनकी बेटी सायरा। सायरा बचपन से ही बहुत चुलबुली थी। जब वो बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे किसी मंदिर की घंटियाँ बज रही हों या कोई सुरीली धुन चल रही हो। शमशेर साहब रोज़ शाम को काम से लौटते तो सायरा उनके सीने से लिपट जाती और पूरे दिन की बातें एक ही सांस में कह डालती। शमशेर साहब का एक ही सपना था। वो अक्सर रात को रेडियो सुनते हुए सायरा से कहते, बेटा, जब रेडियो पर ये लोग बोलते हैं ना, तो लाखों लोग इन्हें सुनते हैं। इनकी आवाज़ में जादू होता है। मैं चाहता हूँ कि एक दिन पूरी दुनिया मेरी सायरा की आवाज़ सुने। तू रेडियो पर बोले और तेरा बाप गर्व से कहे कि ये मेरी बेटी है। सायरा मुस्कुराती और कहती, अब्बू, मैं आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। देखना, एक दिन रेडियो पर सिर्फ मेरी ही आवाज़ गूंजेगी। लेकिन ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सायरा 14 साल की हुई तो शहर में एक भयानक सड़क हादसा हुआ। शमशेर साहब और सायरा एक ऑटो से घर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रहे एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना खौफनाक था कि चीखने तक का मौका नहीं मिला। अस्पताल की सफ़ेद दीवारों के बीच जब शमशेर साहब की आंखें खुलीं तो उन्होंने देखा कि उनके दाहिने हाथ पर गहरी पट्टियां बंधी थीं। डॉक्टर ने आकर बताया कि शमशेर साहब के दाहिने हाथ की नसें पूरी तरह डैमेज हो चुकी हैं। अब वो कभी इस हाथ से काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन शमशेर साहब को अपने हाथ की फिक्र नहीं थी। उन्होंने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, मेरी सायरा, मेरी बच्ची कहाँ है? डॉक्टर की खामोशी शमशेर साहब के दिल को चीर गई। डॉक्टर ने धीरे से कहा, शमशेर जी, सायरा की जान तो बच गई है, लेकिन एक्सीडेंट के सदमे और गले पर लगी गहरी चोट के कारण उसने अपनी आवाज़ खो दी है। वो अब बोल नहीं सकती। शमशेर साहब के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस बेटी की आवाज़ उनकी पूरी दुनिया थी, जिस आवाज़ को वो रेडियो पर सुनना चाहते थे, वो आवाज़ अब एक गहरे सन्नाटे में खो चुकी थी। घर लौटने के बाद की ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। शमशेर साहब का हाथ बेकार हो चुका था, जिसके कारण उनकी नौकरी छूट गई। घर में पैसों की तंगी रहने लगी। लेकिन सबसे बड़ा दर्द था सायरा की खामोशी। सायरा जब भी कुछ बोलने की कोशिश करती, उसके गले से सिर्फ एक बेजान सी सरसराहट निकलती। वो रोने लगती, अपनी किस्मत को कोसती। वो शीशे के सामने खड़ी होकर अपने होठों को हिलते हुए देखती, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आती थी। मोहल्ले के लोग तरस भरी नज़रों से देखते और कहते, बेचारी लड़की, अब तो इसकी शादी भी मुश्किल से होगी। गूंगी लड़की से कौन ब्याह करेगा? इन बातों से सायरा का हौसला बिल्कुल टूट चुका था। उसने ख़ुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसने लिखना, पढ़ना, यहाँ तक कि मुस्कुराना भी छोड़ दिया। वो रात रात भर तकिए में मुँह छुपा कर रोती, ताकि उसके रोने की सिसकियाँ भी अब्बू को सुनाई न दे। लेकिन शमशेर साहब हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने बाएं हाथ से काम करना सीखा। वो सुबह जल्दी उठते, लोगों के घरों में अखबार फेंकते और दोपहर में एक छोटी सी चाय की दुकान पर बर्तन साफ करते। जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी इज्जत की नौकरी की थी, वो आज अपनी बेटी के भविष्य के लिए दूसरों के झूठे बर्तन उठा रहा था। एक रात सायरा की आँख खुली। उसने देखा कि शमशेर साहब अपने कमरे में बैठे थे। उनका दाहिना हाथ बेजान लटका हुआ था और बाएं हाथ में चोट के कारण छाले पड़े हुए थे। वो सरसों के का तेल उस हाथ पर लगा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सायरा ने दरवाजे के पीछे से ये देखा। उसका दिल काँप उठा। उसने सोचा, मेरे अब्बू मेरे लिए इतना दर्द सह रहे हैं और मैं यहाँ इस अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी किस्मत का रोना रो रही हूँ। माना कि मेरे पास आवाज़ नहीं है, पर मेरे पास हाथ तो है, पैर तो हैं, मेरा दिमाग तो ज़िंदा है। उसी रात सायरा ने फैसला किया कि वो अब रोएगी नहीं, वो लड़ेगी। अपने लिए नहीं, अपने बूढ़े बाप के स्वाभिमान के लिए।
अगले दिन सुबह सायरा ने एक डायरी और पेन उठाया। जब शमशेर साहब काम से लौटे तो सायरा ने उनके सामने चाय का कप रखा और डायरी में लिखकर उनके सामने किया, आज से आप अकेले मेहनत नहीं करेंगे, आपकी बेटी आपकी ताकत बनेगी, आपकी कमज़ोरी नहीं। शमशेर साहब ने जब ये पढ़ा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने सायरा को गले से लगा लिया। सायरा ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। उसने उर्दू और हिंदी साहित्य लिटरेचर में अपनी रुचि बढ़ाई। क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपनी पूरी ऊर्जा लिखने में लगा दी। वो जो महसूस करती, जो समाज में देखती, उसे कागज़ पर उतार देती। उसकी कविताओं और कहानियों में इतना दर्द और इतनी प्रेरणा होती थी कि जो भी पढ़ता उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और हमेशा टॉप किया। कॉलेज के प्रोफेसर उसकी लिखने की कला से बहुत प्रभावित थे। एक दिन कॉलेज के एक प्रोफेसर, जिनका नाम आनंद था, उन्होंने सायरा से कहा, सायरा, तुम्हारी लिखी हुई बातें सीधे दिल को छूती हैं। शहर में एक नया एफएम रेडियो स्टेशन खुला है। उन्हें एक स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत है जो रेडियो जॉकी के लिए शो लिख सके। क्या तुम करोगी? सायरा की आंखें चमक उठीं। उसने फ़ौरन हाँ में सिर हिलाया। जब शमशेर साहब को ये पता चला तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, भले ही तू रेडियो पर बोल नहीं सकती, लेकिन तेरी लिखी हुई बातें जब कोई और बोलेगा तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरी सायरा ही बोल रही है। सायरा ने रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया। वो हर रोज़ सुबह 4 बजे उठती, घर का सारा काम करती, अपने अब्बू के लिए खाना बनाती और फिर रेडियो स्टेशन जाती। उसका काम था सुबह के शो के लिए मोटिवेशनल स्क्रिप्ट लिखना। उस शो का नाम था नई सुबह की नई किरण। इस शो को शहर का एक मशहूर आरजे होस्ट करता था। सायरा जो शब्द लिखती उनमें इतनी जान होती थी कि सुबह सुबह लोग उस शो को सुनने के लिए रेडियो चालू कर देते थे। लोग कहते थे इस शो के जो शब्द हैं वो किसी टूटे हुए दिल को भी ज़िंदा कर सकते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सायरा के स्क्रिप्ट की वजह से वो शो शहर में नंबर 1 बन गया। लेकिन शो का पूरा क्रेडिट उस आरजे को मिलता था। सायरा को कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो तो बस पर्दे के पीछे एक खामोश लेखिका थी। लेकिन सायरा को नाम की भूख नहीं थी। वो तो बस अपने अब्बू का हाथ बटाकर खुश थी। तभी एक दिन रेडियो स्टेशन के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आया। एक सुबह लाइव शो शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। स्टेशन डायरेक्टर बहुत परेशान थे। पता चला कि जो आरजे शो होस्ट करने वाला था उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था और वो अस्पताल में था। डायरेक्टर चिल्लाए, अब क्या होगा? 5 मिनट में शो लाइव जाना है। स्पॉन्सर्स के लाखों रुपए लगे हैं। अगर आज शो नहीं हुआ तो हमारा स्टेशन बंद हो जाएगा। कोई है जो इस स्क्रिप्ट को पढ़ सके? वहाँ जितने भी लोग थे सब डर गए। लाइव रेडियो पर बिना तैयारी के बोलना कोई मजाक नहीं था। सायरा एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसने अपनी डायरी उठाई और डायरेक्टर के पास गई। उसने लिखा, सर, स्क्रिप्ट तैयार है, आप किसी को भी माइक पर बैठा दीजिए, बस लाइंस पढ़ने को कहिए। डायरेक्टर ने चिढ़कर कहा, सायरा, पढ़ने के लिए आवाज़ में वो कशिश, वो उतार चढ़ाव होना चाहिए। यहाँ कोई प्रोफेशनल नहीं है। काश काश तुम बोल सकती सायरा। तुम्हारी लिखी स्क्रिप्ट को तुमसे बेहतर कोई महसूस नहीं कर सकता। ये सुनकर सायरा के दिल में एक कसक उठी। वो खामोश खड़ी रही। तभी शमशेर साहब, जो सायरा को टिफ़िन देने रेडियो स्टेशन आए थे, वो अंदर दाखिल हुए। उन्होंने डायरेक्टर की बात सुन ली थी। वो सायरा के पास गए, उसका हाथ पकड़ा और बोले, डायरेक्टर साहब, मेरी बेटी बोलेगी। सब हैरान रह गए। डायरेक्टर ने कहा, शमशेर जी पागल हो गए हैं, सायरा बोल नहीं सकती, ये हम सब जानते हैं। शमशेर साहब की आंखों में एक अजीब सा विश्वास था। उन्होंने सायरा की आंखों में देखा और कहा, सायरा, डॉक्टर ने कहा था कि तेरे गले में चोट है, लेकिन तेरे हौसले में कोई चोट नहीं है। तूने 10 साल से अपनी आवाज़ को रोक रखा है।
आज अपने अब्बू के लिए, इस टूटे हुए हाथ के मान के लिए अपने अंदर के डर को बाहर निकाल। कोशिश कर बेटा, कोशिश कर। लाइव शो का सायरन बज उठा। रेड लाइट जल गई। ऑन एयर। सायरा को स्टूडियो के अंदर माइक के सामने बैठा दिया गया। उसके सामने उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट रखी थी। शीशे के पार डायरेक्टर शमशेर साहब और पूरा स्टाफ धड़कते दिल से देख रहा था। शुरुआती म्यूज़िक बजा और बंद हो गया। अब सायरा को बोलना था। पूरे शहर के रेडियो पर सन्नाटा छा गया। 10 सेकंड, 20 सेकंड, कोई आवाज़ नहीं। डायरेक्टर ने अपना सिर पकड़ लिया। सब बर्बाद हो गया। लेकिन स्टूडियो के अंदर सायरा ने अपनी आंखें बंद की। उसने याद किया अपना वो बचपन, अपने अब्बू का मुस्कुराता हुआ चेहरा, फिर वो भयानक एक्सीडेंट, अब्बू का बेजान हाथ, लोगों के ताने और रातों को छुप छुप कर रोना। उसका पूरा शरीर काँप रहा था। उसने गहरी सांस ली। उसने अपने गले पर हाथ रखा जहाँ एक पुराना निशान था। उसने अपने अब्बू की तरफ देखा जो शीशे के पार खड़े होकर बाएं हाथ से थम्स अप कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सायरा ने अपने होंठ खोले। उसने पूरी ताकत समेटी और माइक के करीब जाकर पहली बार एक आवाज़ निकली। वो आवाज़ थोड़ी भारी थी, थोड़ी लड़खड़ाती हुई थी, लेकिन उसमें एक रूहानी कशिश थी। सायरा ने कहा, नमस्कार शहरवासियों। शीशे के बाहर खड़े शमशेर साहब घुटनों के बल बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। उनकी बेटी बोल रही थी। 10 साल का सन्नाटा टूट चुका था। डायरेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। सायरा की आवाज़ में एक अजीब सा दर्द और ठहराव था जो सीधे सुनने वाले के दिल में उतर रहा था। सायरा ने आगे पढ़ना शुरू किया। अब उसकी हिचकिचाहट कम हो चुकी थी। आज की सुबह उन लोगों के नाम जो हार मान चुके हैं, जिनके हाथ टूटे हैं या जिनके सपने टूटे हैं। याद रखिएगा, जब तक आपकी आखिरी सांस चल रही है, आपकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। किस्मत आपको सिर्फ झुका सकती है, तोड़ नहीं सकती। जब तक आप खुद टूटने के लिए तैयार ना हो। उस दिन पूरे 30 मिनट तक सायरा बोलती रही। उसकी आवाज़ में वो जादू था कि जो जहाँ था वहीं थम गया। गाड़ियाँ सड़क के किनारे रुक गईं। घरों में महिलाएं काम छोड़कर रेडियो के पास बैठ गईं। उस एक शो ने इतिहास रच दिया। रेडियो स्टेशन का फ़ोन लगातार बजने लगा। हज़ारों लोगों के मैसेज आने लगे कि ये कौन सी आरजे है, इनकी आवाज़ में इतना दर्द है कि हमारे आंसू निकल आए। डायरेक्टर ने तुरंत सायरा को उस शो का परमानेंट आरजे बना दिया। शो का नया नाम रखा गया, सायरा की आवाज़। धीरे धीरे सायरा की आवाज़ पूरे देश में गूंजने लगी। वो सिर्फ एक आरजे नहीं रही, बल्कि वो देश की सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। लोग दूर दूर से उसकी एक झलक पाने के लिए आते थे। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बाद भी सायरा ज़मीन से जुड़ी रही। उसने अपनी पहली सैलरी से अपने अब्बू का इलाज करवाया। हालांकि उनका हाथ पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता था, लेकिन सायरा ने उन्हें अब कोई काम नहीं करने दिया। वो जहाँ भी जाती अपने अब्बू को अपने साथ ले जाती। साल 2026 में सायरा को देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान के लिए चुना गया। एक भव्य हाल में जहाँ देश के बड़े बड़े वीआईपी, नेता और एक्टर्स बैठे थे, सायरा का नाम पुकारा गया। सायरा स्टेज पर जाने के लिए खड़ी हुई। वो बहुत खूबसूरत साड़ी में थी। उसकी आंखों में वही पुरानी सादगी थी। जब वो स्टेज पर जाने लगी तो उसने एक ऐसा काम किया जिसने वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखें नम कर दीं। सायरा ने स्टेज पर जाने से पहले अपने अब्बू का हाथ पकड़ा। शमशेर साहब झिझके। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, ये तेरा सम्मान है, तू जा। सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू, अगर आपके बाएं हाथ ने मेरा हाथ न पकड़ा होता तो आज मैं इस काबिल नहीं होती। ये सम्मान मेरा नहीं, आपके उस जज्बे का है। सायरा अपने अब्बू के साथ लेकर स्टेज पर गई।
जब मुख्य अतिथि ने सारा को अवार्ड देना चाहा तो सारा ने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। उसने इशारा किया कि अवार्ड उसके अब्बू के बेजान दाहिने हाथ और थके हुए बाएं हाथ में दिया जाए। जब शमशेर साहब ने उस अवार्ड को अपने हाथों में लिया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए। स्टैंडिंग ओवेशन। सारा माइक के पास आई और उसने पूरे देश के सामने कहा, लोग कहते हैं कि बच्चे बड़े होकर माँ बाप का सहारा बनते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि माँ बाप वो पेड़ हैं जिनकी जड़ें अगर मज़बूत हों तो बच्चा चाहे जितना भी टूट जाए वो फिर से हरा भरा हो सकता है। मेरी आवाज़ मेरी नहीं है, ये मेरे अब्बू के आंसुओं की गूंज है जो आज पूरी दुनिया सुन रही है। स्टेज के नीचे बैठे हर इंसान की आंखों में आंसू थे, लेकिन शमशेर साहब के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसकी कीमत दुनिया की कोई भी दौलत नहीं चुका सकती थी। सीख। दोस्तों, ज़िंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके पास किसी एक इंसान का भी सच्चा विश्वास है, चाहे वो आपके माता पिता हों या कोई शुभचिंतक, तो आप दुनिया की किसी भी खामोशी को एक सुनहरी गूंज में बदल सकते हैं। कभी हार मत मानिए। जय हिंद। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।